तो आगे देखते हैं कि जैसे 23 में जो भूस्वामी बताए गए हैं, उन्होंने यदि अपनी कोई भूमि जो है वो भाड़े पर दी थी और वो अभिधारी को अब बेदखल करना चाहते हैं, तो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वह बेदखल कर सकते हैं। तो यदि वह बेदखल करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आरसीए को आवेदन करेंगे। 23A के तहत इसमें बताया गया है कि आरसीए को आवेदन करेंगे, और आवेदन कैसा होगा, तो आवेदन ऐसा होगा जैसे वह मानो वाद पत्र हो। तो सीपीसी ऑर्डर 6 नियम 14 और 15 के अधीन वह हस्ताक्षरित होगा और सत्यापित होगा। ऐसे हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा मानो वह वाद पत्र हो। वाद पत्र की भांति ही आवेदन किया जाएगा आरसीए को। ठीक है, अब क्या बताता है कि आरसीए को आवेदन किया जाएगा तो वह वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आवेदन किया जाएगा कि मुझे आवश्यकता है। ठीक है, जो हमने 12(1) ई और एफ में देखे थे वही आधार यहाँ पर बताए गए हैं कि यदि आवश्यकता है वास्तविक आवश्यकता, तो जो ए बताता है ई की तरह ही है। जो 12(1) ई हम देख चुके हैं, 12(1) ई में हमने देखा है ना कि उस भूस्वामी को वास्तविक आवश्यकता है, उस भूस्वामी को खुद की या अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति के लिए रहने के लिए उसे उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, तो वह उस स्थान का जो कब्जा है वह भू अभिधारी से प्राप्त कर सकता है। तो स्पष्टीकरण इसमें यह बताता है, इस खंड के प्रयोजन के लिए निवास के प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान के अंतर्गत, मतलब जो निवास के लिए जो भाड़े पर दिया गया है स्थान, उसके अंतर्गत क्या समझा जाएगा, तो कोई ऐसा स्थान जो निवास के स्थान के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भाड़े पर दिए जाने के पश्चात भूस्वामी की अभिव्यक्त सम्मति के बिना पूर्णता या भागता किसी अनावश्यक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है। मतलब निवास प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान के अंतर्गत आएगा कोई ऐसा स्थान जिसके लिए मतलब भूस्वामी ने उसको दिया था कि तुम यहाँ पर रहना। ठीक है, पर वहाँ पर जो भू अभिधारी है वो क्या करता है, वहाँ व्यापार करता है। तो भले ही वो व्यापार करता है तो वह रहने के लिए ही वह स्थान निवास प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। भले ही वो व्यापार करने लगा है परंतु वह किसके लिए समझा जाएगा, कि रहने के लिए दिया था। अब दूसरी बात इसमें ये बताता है, कोई ऐसा स्थान जो संविदा के किसी अभिव्यक्त बंद के अधीन आनिवासिक प्रयोजन के लिए भाड़े पर नहीं दिया गया था। इसमें भी वही बात की गई है कि आनिवासिक व्यापार के लिए प्रयोजन के लिए नहीं दिया गया था, तो वह स्थान भी क्या समझा जाएगा, निवास प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। इसमें ये बात की गई है कि फिर से देखते हैं कि 23J में जो भी भूस्वामी परिभाषित किए गए हैं वो उन भूस्वामी को यदि क्या करना है, उन्हें अपने वास्तविक आवश्यकता है। वास्तविक आवश्यकता किस लिए है, रहने के लिए है। जो यहाँ पर ए में बताया गया है रहने के लिए है, ये जो ए बताता है तो ए में रहने के लिए है, या फिर उन्हें व्यापार के, तो ए में क्या समझा जाएगा, ए में रहने में ये भी समझा जाएगा कि उन्होंने व्यापार भले ही कर लिया हो परंतु उसने वह रहने के लिए दिया था, तो वह रहने वाला ही स्थान समझा जाएगा। मतलब निवासिक प्रयोजन के लिए ही भाड़े पर दिया गया समझा जाएगा, और आनिवासिक प्रयोजन के लिए या फिर उसे अपने काय के लिए आवश्यकता है। आनिवासिक मतलब उसे व्यापार के लिए आवश्यकता है, तो वह क्या करेगा, व्यापार के लिए आवश्यकता है तो वह 23A के तहत आरसीए को आवेदन करेगा, और आवेदन सीपीसी के बाद पत्र की तरह ही आवेदन किया जाएगा। ठीक है, और उसमें ये बताया जाएगा कि मुझे वास्तविक आवश्यकता है, ए और बी में जो बताए गए हैं उन आवश्यकता है, मुझे वास्तविक आवश्यकता है और मुझे अभिधारी से कब्जा वापस दिलाया जाए। तो वह यह अपना आशय दर्शाएगा आरसीए को कि मुझे इसलिए इस स्थान की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो जैसे यदि उसे निवास प्रयोजन के लिए, निवासी के अनिवासिक प्रयोजन के लिए भूस्वामी को आवश्यकता होती है तो वह आवेदन तो कर सकता है, परंतु यदि इसका जो परंतु है वो ये बात करता है कि यदि वो स्थान भूस्वामी को, परंतु ऐसा स्थान जो भूस्वामी है उसे अंतरण द्वारा प्राप्त किया है, मतलब अंतरण द्वारा अर्जित किया है, उसने खरीदा था और वहाँ पर भूस्वामी रह रहे थे, भू अभिधारी रह रहे थे, तो फिर क्या होता है कि जब वह भूस्वामी हैं तो भूस्वामी अंतरण द्वारा ऐसे स्थान को यदि अर्जित करता है तो उन भू अभिधारी को वो क्या करता है कि वो बेदखल नहीं कर सकता। 1 साल तक अभिधारी को वो बेदखल नहीं कर सकता। मतलब यदि उसे आवेदन करना है आरसीए के पास तो उसे 1 साल के बाद ही आवेदन करेगा यदि उसने अंतरण द्वारा प्राप्त किया है। फिर से देखते हैं इसका परंतु ये बात करता है कि भूस्वामी ने यदि वो स्थान है कैसे प्राप्त किया है, अंतरण द्वारा प्राप्त किया है, तो वह 1 वर्ष तक मतलब 1 साल की अवधि तक आरसीए को आवेदन नहीं कर सकता ऐसी बेदखली के लिए। ठीक है,
आरसीए को जैसे ही 23A के तहत आवेदन मिल जाता है कि ये जो भूस्वामी है वह अपना कब्जा वापस चाहता है, ठीक है, जो भाड़े पर दिया गया था, तो वो क्या करेगा कि जो आरसीए है, आरसीए अब क्या करेगा, अब समन निकालेगा, ठीक है। तो समन कैसे निकाला जाएगा, तो आदेश 5 और आदेश 16 के उपबंधों को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो आरसीए है वह प्रतिवादी को क्या करेगा, समन निकालेगा। अब देखा कि जैसे 23A के तहत आवेदन कर दिया गया है आरसी को, ठीक है, और 23B में हमने देखा कि जैसे ही आवेदन हो जाता है आरसी को, तो आरसी क्या करता है, अविदारी के लिए समन जारी करता है। अब जब समन जारी हो जाता है तो क्या होता है कि जो 23C है वो ये बताता है, ये गा वाला ये बताता है कि जैसे ही अविदारी को समन मिलता है तो समन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर वो क्या करेगा, जैसे ही अविदारी को समन मिलता है तो समन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर वह आरसीए को आवेदन करेगा और शपथ पत्र के साथ वह आवेदन करेगा कि कि मैं प्रतिवाद करना चाहता हूँ। मतलब शपथ पत्र के साथ वह क्या करेगा, शपथ पत्र के साथ वह आवेदन करेगा कि मैं प्रतिवाद करना चाहता हूँ और मेरे पास भी कुछ ऐसे आधार हैं जिस वजह से मुझे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी में वो यही बताता है कि जैसे ही उसे समन मिल जाता है अभिधारी को, तो अभिधारी 15 दिन के अंतर्गत शपथ पत्र के साथ आवेदन आरसीए को करेगा और कहेगा कि मेरे पास भी कुछ ऐसे आधार हैं जिस आधार पर मुझे बेदखल नहीं किया जा सकता है। और यदि जो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी है उसे लगता है कि ये बात सही है, तो फिर क्या करता है वह, और जो आरसीए को ऐसा पता चलता है कि ये जो अभिधारी है वो प्रतिवाद करना चाहता है, उसके द्वारा कुछ ऐसे आधार बताए जा सकते हैं जो वो कहता है कि बेदखली के आधार नहीं हो सकते, मतलब बेदखली को ख़त्म किया जा सकता है उन आधार पर। तो यदि आरसीए को लगता है तो आरसीए उसको प्रतिवाद करने की आज्ञा दे सकता है। अब जब प्रतिवाद करने की आज्ञा देगा तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो डी में बताता है कि आज्ञा दे दी जाती है कि वो प्रतिवाद कर ले 23C के तहत। अब जैसे ही प्रतिवाद करने की आज्ञा दे दी जाती है आरसीए द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो 23D बताता है कि अभिधारी को प्रतिवाद करने की इजाज़त दे दी जाने पर भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, मतलब वह अब कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा यदि उसके द्वारा इजाज़त दे दी गई है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि जो आरसीए है वह उस मामले का अवधारण 6 माह के अंतर्गत करेगा, ठीक है। पहली बात ये बता दी गई है। अब जो दूसरी बात है वो ये बताती है कि जो प्रतिवाद करने की आज्ञा दे दी गई है तो उसका अवधारण 6 माह के अंतर्गत करेगा, ये पहला बताता है। दूसरा बताता है कि वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, तो जो आरसीए है वह लघुवाद, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की प्रक्रिया अपनाएगा, ठीक है। अब जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय है उनकी प्रक्रिया अपनाने के बाद जहाँ तक हो सकेगा वो दिन प्रतिदिन, मतलब डे टू डे उस कार्यवाही को सुनेगा। अब जब प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो अपना ली गई है, तो फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर न्यायालय जो होता है वो अवधारणा करेगा। जो हमने एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 4 है, उसमें बताया गया है उपधारणा 3 प्रकार की बताई गई है। एक उपधारणा कर सकेगा है, दूसरा बताया गया है उपधारणा करेगा, और तीसरा बताता है निश्चायक प्रूफ। तो यहाँ पर न्यायालय मानकर चलेगा कि अभिधारी को यहाँ पर वास्तविक आवश्यकता है। अब जैसे न्यायालय यहाँ पर उपधारणा कर लेता है, तो उपधारणा करने का जो ए और बी में जो बताए गए हैं कि उसे ए और बी में जो बताए गए हैं कि उसे वास्तविक आवश्यकता है 23 का, के वहाँ पर निवासिक और अनिवासिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता बताई गई थी। तो यदि न्यायालय ये मानकर चलेगा कि जो भूस्वामी है उसे सच में वास्तविक आवश्यकता है, अगर ऐसी आवश्यकता नहीं है तो ये साबित करने का भार किस पर होगा, प्रतिवादी पर। मतलब भू अभिधारी है, जो अभिधारी है उसके ऊपर ये भार होगा कि वो प्रूफ करे कि जो भूस्वामी है उसको वास्तविक आवश्यकता नहीं है इस मकान की, ठीक है। न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण, अब जैसे ही अगर वहाँ पर बात हो जाती है, समन हो जाता है और तामीली वगैरह वो आ जाता है, अभिधारी आ जाता है, अभिधारी कहता है प्रतिवाद करना चाहता है और न्यायालय क्या कर देता है, आरसीए जो है वो परमिशन दे देता है, ठीक है, प्रतिवाद कर लो, उसका वो निपटारा कर देगा 6 माह के अंतर्गत। ये सारी बातें हमने देख ली हैं डी में। अब डी के बाद हम आगे देखते हैं, इसमें ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण। अब जो आरसीए द्वारा जो निर्णय दिया गया है तो वो निर्णय कौन सा होगा, वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा, उसके विरुद्ध क्या नहीं होगी, उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। पहली बात तो ये बताता है कि 31 और 32 जो धारा है इसमें किसी भी बात के होते हुए भी आरसीए द्वारा दिया जो निर्णय है वो अपील के लिए नहीं होगा, मतलब उसका अपील नहीं होगा, वो निर्णय
अंतिम होगा। दूसरी बात, जो दूसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि जो आदेश दिया गया है उससे यदि कोई व्यथित पक्षकार है तो वो क्या कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, व्यथित पक्षकार सब क्लॉज 2 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण कर सकता है। और पुनरीक्षण करने के बाद उसमें एक और बात बताई गई है कि पुनरीक्षण सीपीसी के तहत, जैसे सीपीसी में पुनरीक्षण होता है 115 में, वैसे ही यहाँ पर पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। और जो पुनरीक्षण है वह कितने दिन के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा, तो पुनरीक्षण 90 दिन के अंतर्गत कंप्लीट होगा। पुनरीक्षण करने की शक्ति यहाँ पर, परंतु देखते हैं कि उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, जो व्यथित व्यक्ति है, मरणानंतर प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए किए गए किसी मामले का या फिर निपटारा कर दिया गया है या लंबित किसी मामले है, किसी मामले में अभिलेख भाड़ानियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता, मतलब जो उसने जो आदेश पारित किया है वो वैध है या अवैध है, उसकी औचित्य या उसकी शुद्धता के संबंध में सही है या गलत है, अथवा भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने की प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय उसकी परीक्षा कर सकेगा कि जो आरसीए ने जो निर्णय दिया है वो सही है या गलत है, उसकी जांच कर सकेगा। पुनरीक्षण में उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह ठीक समझे और इस धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण का निपटारा करने में उच्च न्यायालय यथाशीघ्र उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका प्रयोग और जिसका अनुसरण वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन किसी पुनरीक्षण का निपटारण करने में करता है। मानव भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की कोई ऐसी कार्रवाई ऐसे उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय की कार्रवाई हो। इसमें यह बताया गया है, जो सब क्लॉज 2 है वही बात करता है कि यदि व्यथित व्यक्ति है, पहली बात तो जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है धारा 31-32 में किसी बात के होते हुए भी जो आरसीए निर्णय देता है वो अंतिम होता है, उसकी कोई अपील नहीं होगी तो क्या होगा, उसका पुनरीक्षण होगा, जो उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किया जाएगा। अब उच्च न्यायालय में जब पुनरीक्षण होगा तो उच्च न्यायालय जो आरसीए है उसके द्वारा दिए निर्णय की वैधानिकता की जांच करेगा, सही है या नहीं है। ठीक है, अब जब वैधानिकता की जांच हो जाती है फिर उच्च न्यायालय, अब जो उच्च न्यायालय है पुनरीक्षण के लिए किसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो जो सीपीसी है 115 के अधीन जैसे मामले का निपटारा पुनरीक्षण किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी पुनरीक्षण किया जाएगा। और परंतु में ये बात की गई है, परंतु परीक्षण की किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग व्यथित व्यक्ति को अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए आवेदन उस तारीख के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता। मतलब इसमें पुनरीक्षण में ये बात की गई है कि यदि पुनरीक्षण किया जाता है हाई कोर्ट में तो वह कितने दिन के अंतर्गत किया जाएगा, 90 दिन के अंतर्गत उसको प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं होगा। तो पुनरीक्षण करने की जो अवधि है वह 90 दिन के अंतर्गत है और पुनरीक्षण सीपीसी के 115 के तहत ही किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो ई पॉइंट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एफ पॉइंट। ठीक है, भूस्वामी है, भूस्वामी ने क्या किया था, आवेदन किया था आरसीए को कि मुझे ये कब्जा दिलवाया जाए। अगर कब्जा दिलवा दिया गया आरसीए द्वारा, किसको, भूस्वामी को कब्जा दिलवा दिया गया, भू अभिधारी से, किराएदार से मकान मालिक को कब्जा दिलवा दिया गया। अब जो किराएदार था वो व्यथित हो गया था तो वो क्या किया था, वो पुनरीक्षण में चला गया था उच्च न्यायालय में, तो पुनरीक्षण किया था उसने उच्च न्यायालय में तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय है, मतलब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जब पुनरीक्षण किया गया था तो हाई कोर्ट उस मामले को जो आरसीए ने आदेश दिया है उस आदेश को तब तक रोक सकता है, कब तक रोक सकता है, 6 माह तक वह उस आदेश को रोक सकता है। मतलब जो आरसीए ने आदेश दिया था कि बेदखल किया जाए अभिधारी को, तो इसके लिए पुनरीक्षण में कौन गया है, अभिधारी गया है और पुनरीक्षण के लिए गया है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस आदेश को जो आरसीए द्वारा आदेश दिया गया था कि बेदखली की जाए अभिधारी की, तो ये वाला आदेश आरसीए द्वारा जो दिया गया है उसको हाई कोर्ट रोक सकता है और उस आदेश को 6 माह तक ही रोक सकता है। 6 माह बाद वो जो आदेश है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब 6 माह तक ही हाई कोर्ट क्या कर सकता है, आरसीए द्वारा दिए निर्णय को रोका जा सकता है। इसमें सिर्फ यही कहता है। अब जो जी पॉइंट है वो जी पॉइंट बताता है
प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। अब ऐसा है कि जैसे आवेदन किया था भूस्वामी ने कि मुझे मेरा कब्जा जो मेरी भूमि है वो मुझे दे दी जाए, ठीक है। आरसीए को आवेदन किया था और आरसीए ने बेदखली का आदेश दे दिया है, ठीक है। अब बेदखली का आदेश किस आधार पर दिया है, तो जो 23 का मतलब ई में जो प्रावधान बताया गया है, ई में क्या प्रावधान बताया गया है कि उस व्यक्ति को जो भूस्वामी है उसको नैवार्षिक प्रयोजन के लिए वह जो जगह है वह उसे चाहिए है, अपनी वापस चाहिए है। तो यदि निवासिक प्रयोजन के लिए उसे वह भूमि चाहिए है तो 2 मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। मतलब यदि बेदखली का आदेश दे दिया है आरसीए ने कह दिया है अभिधारी से कि आप यहाँ से हट जाइए, तो क्या होगा कि अभिधारी को 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। 2 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि अभिधारी जो है, किराएदार जो है, वह अन्य कहीं व्यवस्था कर ले अपने रहने के लिए, और 2 माह तक भूस्वामी का उसका कब्जा नहीं मिलेगा। जहाँ 23 का के आधार पर बेदखल किया गया है, मतलब नैवार्षिक प्रयोजन के लिए अभिधारी को बेदखल किया गया है, वहाँ क्या होगा, वहाँ 2 माह की अवधि तक, वहाँ 2 माह तक वो कब्जा है वह किसे नहीं मिलेगा, वह कब्जा 2 माह तक जो भूस्वामी है उसे प्राप्त नहीं होगा। जहां अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश 23 का के खंड ख में विनिर्दिष्ट आधारों पर किया गया है। मतलब यहाँ पर तो बात की गई थी कि यदि निवासिक प्रयोजन के लिए किया गया है बेदखल अभिधारी को, तो 2 मास तक कब्जा भूस्वामी को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर बताता है जो सेकंड वाला क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि अभिधारी को बेदखल किया गया है, किसके लिए, अनिवासिक प्रयोजन के लिए बेदखल किया गया है, मतलब कि व्यापार के लिए उस भूस्वामी को उस जगह की आवश्यकता थी इसलिए उसे बेदखल किया गया है। तो पहला बताता है किसके लिए, अनिवासिक प्रयोजन के लिए भूस्वामी को, मतलब व्यापार के लिए भूस्वामी को आवश्यकता पड़ गई थी इसलिए उसको बेदखल किया गया है भू अभिधारी को, ठीक है। भूधारी को, अभिधारी को व्यापार के लिए अभिदखल किया गया है, बेदखल किया गया है। तो इसमें बताया गया है पहली कंडीशन है कि 2 मास की समाप्ति तक, इसमें भी वही कंडीशन है कि 2 माह के पहले भूस्वामी को उसका कब्जा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है अगर वह जो स्थान है जहाँ पर भाड़े पर दिया गया था वो स्थान इन नगरों में से कहीं पर आता है या राज्य सरकार द्वारा बताए किसी ऐसे स्थान पर आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर इन स्थान पर वह भाड़े पर दिया गया था तो वहाँ यदि जो अभिधारी है उसने 10 वर्ष से ज़्यादा जहां वह स्थान उस तारीख को जिसके कि भूस्वामी उसके कब्जे के लिए आवेदन करता है ठीक पूर्ववर्ती पूरे 10 की कालावधि तक उस अभिधारी द्वारा दिए बेदखल किया रहा है, कारोबार के प्रयोजन के लिए या ऐसे प्रयोजन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया है, जहां 10 वर्ष की पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उस स्थान की कोई कारोबार करने वाले व्यक्ति अभिधारी ने उसे छोड़ दिया है, उसे ठीक पश्चात आने वाले अभिधारी ने अपने पूर्व अभिधारी का कारोबार या तो अंतरण द्वारा या विरासत द्वारा अर्जित कर लिया है, तो ऐसी रकम उस अंतरण के वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दुगने होगी। इसमें यह बताया गया है, जैसा कि अपन ने पहले भी देखा है ये चीज़ को, कि क्या बात बताई गई है, इसमें यह बताया गया है जो सेकंड वाला क्लोज है कि अनिवार्षिक प्रयोजन के लिए उस स्थान को पहली बात खाली कराया गया है, ठीक है, अभिधारी से। अब अनिवार्षिक मतलब व्यापार के लिए खाली कराया गया है, पहली बात ये हो गई। और इसी के अंदर बताया गया है अगर वह इन स्थानों पर, इन जगहों पर वह स्थान है जो भाड़े पर दिया गया था, इन जगहों से खाली किया गया है और उस स्थान को 10 वर्ष या उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने, अभिधारी ने उसको यूज़ कर लिया है। पहली बात यह है कि इन नगरों पे, जबलपुर, भोपाल, रतलाम, इन शहरों पर जो यहाँ पर बताए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा बताए स्थान पर अभिधारी रहा करता था, ठीक है, वहाँ व्यापार करता था। तो वहाँ से क्या हुआ है, 10 वर्ष या उससे ज़्यादा तक उसने व्यापार कर लिया है, अभिधारी ने उसको 10 वर्ष या उससे ज़्यादा तक व्यापार हो गया है और उसके बाद उसे बेदखल किया गया है। पहली बात तो ये है कि इन शहरों में है, दूसरी बात है कि उसने 10 वर्ष या उससे ज़्यादा वहाँ पर समय व्यतीत कर लिया है, उसने भाड़े पर ले रखा था। तो जो भूस्वामी है वह प्रतिकर देगा। प्रतिकर कितना देगा, वो प्रतिकर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो अभिधारी है उसकी ख्याति बन जाती है उस जगह पर, वहाँ पर व्यापार करते करते उसके कस्टमर बन जाते हैं और उसे लॉस होता है, तो उस क्षति की पूर्ति के लिए वो जो मानक भाड़ा है, मतलब जो 1 साल का भाड़ा है, उस साल के 1 साल के भाड़े के दुगने, मतलब दुगने, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं कि इन शहरों पर स्थित था, ये जो यहाँ पर सब बताए गए हैं इन शहरों में था, और 10 वर्ष से ज़्यादा यदि अभिधारी उस भूमि, उस भाड़े वाली संपत्ति को यूज़ कर लेता है तो वह उसे भाड़े के, जो भूस्वामी है, भाड़े के दुगने बराबर प्रतिकर देगा। और यदि, दूसरी बात ये बताया है कि यदि ये 2 कंडीशन पूरी हो जाती हैं, इन शहरों में था, दूसरी बात ये कि 10 वर्ष से ज़्यादा तक वो यदि उस जगह को यूज़ कर लेता है, तो क्या बात है,
ज़्यादा अगर 10 वर्ष से ज़्यादा उसने यूज़ कर लिया है तो भाड़े के दुगने बराबर भूस्वामी यहाँ पर प्रतिकर देगा, क्योंकि जो अभिदारी है उसको नुकसान हुआ होगा, तो उसकी नुकसान की पूर्ति के लिए भाड़े के 1 साल के भाड़े के दुगने बराबर कंपनसेशन देगा। दूसरी बात यह है, जहाँ पर इन शहरों में था और उस शहर में तो था, परंतु 10 वर्ष से कम उसने यूज़ किया है। इन शहरों में जो ऊपर बताए गए हैं, इन शहरों पर तो खाली कराया गया है, इन जगहों से खाली किया गया है, परंतु 10 वर्ष से कम टाइम के लिए भाड़े पर दिया गया था, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर एक कंडीशन पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर जगह तो वही है परंतु 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से ऊपर है तो दोगुना, और 10 वर्ष से कम है तो क्या होगा कि 1 साल के वार्षिक भाड़े के बराबर 1 गुना उसे दिया जाएगा। अगर ज़्यादा है तो 2 गुना और कम है तो 1 गुना बराबर उसे प्रतिकर देना होगा। किसको देना होगा? अभिदारी को। ठीक है। कहा है कि यदि क्या होता है कि यदि वह 10 साल से ज़्यादा इन स्थानों पर, जो ऊपर स्थान बताए गए हैं, इन स्थानों पर यदि वह अभिदारी व्यापार कर लेता है तो उसे जो भाड़ा है, जो साल भर का भाड़ा है, 1 वर्ष के भाड़े के दोगुने बराबर प्रतिकर देना होगा मकान मालिक को। ठीक है। अब यदि इन जगहों पर तो होता है, परंतु क्या होता है, 10 वर्ष से कम होता है, 10 वर्ष से अधिक होता है तो दोगुने बराबर भाड़ा देना होगा, साल भर के भाड़े का प्रतिकर देना होगा। और यदि इससे कम यूज़ करता है, 10 साल से कम यूज़ करता है, जो अभिदारी होती है, अभिदारी आनुवंशिक प्रयोजन के लिए 10 वर्ष से कम यूज़ करता है, तो क्या है कि 1 साल के भाड़े के बराबर उसे रकम जो भूस्वामी है वो किसे देगा? अभिदारी को देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर नुकसानी होती है। अब अगला जो बताता है, अगला क्लॉज है, वो ये बताता है कि यदि भूस्वामी को ए और बी के तहत, जो 23 का ए और बी के तहत यदि निवासिक और अनिवासिक प्रयोजन के लिए उसे कब्जा दिला दिया गया है, ठीक है, भूस्वामी को यहाँ पर कब्जा मिल जाता है, और वो क्या करता है, उसको कब्जा तो मिल गया है, तो फिर उसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि वह 2 साल, ये 2 साल है, 2 साल तक वह किसी अन्य व्यक्ति को क्या करेगा? भाड़े पर नहीं देगा। यहाँ पर बाउंडेशन बता दिए कि यदि कब्जा भूस्वामी को मिल गया है तो 2 वर्ष तक वो किसी अन्य को भाड़े पर नहीं देगा। और जो 4th क्लॉज बताता है वो ये बताता है कि जहाँ यदि ऐसा करता है, यदि जो भूस्वामी है उसे कब्जा मिल गया है और कब्जे के 2 माह की अवधि तक, इसमें बताया गया है कि 2 माह की अवधि तक वो क्या करता है, उस जो कब्जा मिला है उसको अधिभोग में नहीं लेता है। मतलब उसने बताया था कि हमें निवासिक या अनिवासिक प्रयोजन के लिए ये कब्जा चाहिए, ठीक है। आरसीए द्वारा वो कब्जा दिला दिया गया है, अभिधारी को बेदखल कर दिया और कब्जा किसे दे दिया? भूस्वामी को दे दिया। अब यदि भूस्वामी क्या करता है कि 2 माह की कालावधि तक वह जो कब्जा मिला है उसे अधिभोग में नहीं लेता, यूज़ नहीं करता, तो क्या होगा? तो फिर क्या है कि जो अभिधारी है वह आवेदन करेगा, किसको आवेदन करेगा? आरसीए को आवेदन करेगा। किन कंडीशन में? यदि 2 वर्ष के पहले किसी अन्य को भाड़े पर दे देता है, या फिर 2 माह तक वो यूज़ में नहीं लेता है भूस्वामी, तो आरसीए को अभिधारी आवेदन करेगा कि देखिए इन्होंने मुझसे खाली करा लिया था और इन्हें ज़रूरत नहीं है, तो आरसीए यहाँ पर एक्शन लेगा और प्रतिकर दिलाएगा किसको? अभिधारी को। जो भी उसमें नुकसान हुआ है वो अभिधारी को नुकसान भी दिलाएगा, और ऐसा अन्य कार्रवाई कर सकता है जैसा वो उचित समझे। मतलब प्रतिकर वो दिलाएगा जो उसे सही लगेगा, और वह कब्जा भी किसको दिला सकता है? उस अभिधारी को दिला सकता है। कब्जा दे दिया है उसका तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हम अगला देखने वाले हैं, एच देखते हैं। तो एच में क्या बताया गया है? बेदखली के लिए पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही के लंबित रहने तक भाड़े का निषेध। अब ऐसा है कि यदि बेदखली के लिए आदेश किसके द्वारा दे दिया गया था? आरसीए के द्वारा आदेश दे दिया गया था कि आप बेदखल कर दीजिए अभिधारी से, ठीक है, बेदखली का आदेश दे दिया गया था। तो उसके लिए क्या करता है, जो अभिधारी रहता है वो पुनरीक्षण करता है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में पुनरीक्षण करने की उसे शक्ति होती है, अपील नहीं कर सकता। तो पुनरीक्षण जब तक कार्यवाही लंबित है, हाई कोर्ट में जब तक पुनरीक्षण कार्यवाही लंबित है, तो क्या है कि जो भाड़ा है वह भाड़ा उसे देते रहना होगा। यदि पुनरीक्षण लंबित है, फिर से देखते हैं कि यदि पुनरीक्षण लंबित है हाई कोर्ट में, तब तक क्या करना होगा? अभिधारी को यहाँ पर भाड़ा देते रहना होगा। परंतु यह बात करता है, परंतु यह तब जबकि उसी स्थान के संबंध में उस अभिधारी को
उसी स्थान के संबंध में उस अभिदारी को बेदखली के लिए कोई बात या कार्यवाही उसके किसी भी प्रकरण पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित ना हो। मतलब जो बात या कार्यवाही है वह किसी न्यायालय में लंबित ना हो, और पुनरीक्षण यदि किया गया है, सिर्फ पुनरीक्षण हो, बात कार्यवाही लंबित ना हो, पुनरीक्षण हो, और पुनरीक्षण के टाइम तक, जब तक लंबित है पुनरीक्षण, तब तक क्या करना होगा, अभिदारी को जो भाड़ा है वह निक्षेप करना होगा, जो किराया है वो देते रहना होगा। अब आई पढ़ते हैं। आई में बताया गया है, जो 23 आई है 23 आई में बताया गया मिथ्या या तुच्छ आवेदन आदि। अब क्या होता है कि यदि जो भूस्वामी है वो भूस्वामी क्या करता है, 23A के तहत यदि कोई आवेदन लगाता है वो मिथ्या था, झूठा था या तुच्छ आवेदन था। तुच्छ आवेदन था, छोटा था, नॉर्मल, बहुत कम छोटा था, और यह मिथ्या था मतलब झूठा था या तुच्छ था। तो क्या होता है, यदि भूस्वामी ऐसा मिथ्या या तुच्छ करने वाला आवेदन लगाता है तो और दूसरी कंडीशन ये है, यदि अभिरक्षा प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा, मतलब प्रतिरक्षा करने के लिए जो अभिदारी है वो भी ऐसा तुच्छ या तंग करने वाला तुच्छ या मिथ्या कोई आवेदन कर रहा है, ठीक है। यदि इन दोनों द्वारा क्या किया गया है, तुच्छ या मिथ्या आवेदन किया गया है, तो इनके ऊपर क्या 6 माह के भाड़े के बराबर प्रतिकरात्मक खर्चे न्यायालय द्वारा लगाए जा सकते हैं। फिर से देखते हैं कि यदि भूस्वामी तुच्छ या मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है, या फिर प्रतिरक्षा के लिए अभिदारी जो होता है मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है न्यायालय में, तो फिर न्यायालय 6 माह के भाड़े के बराबर, जो भाड़ा है, किराया है, उस किराए के 6 माह के बराबर जो प्रतिकरात्मक खर्चे हैं वह उन पर अधिरोपित कर सकते हैं, जिस भी पक्षकार द्वारा ऐसा मिथ्या या तुच्छ आवेदन किया गया था। 23 हम पढ़ चुके हैं, इसको सबसे पहले देखना था। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।